हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में आपने डेरिवेशन देखे होंगे मिरर फार्मूले के। तो उनमें जो एक डेरिवेशन मैंने किया था जिसमें हमने टाइम लेंथ बराबर की थी, वो आपको बोर्ड में नहीं करना है। और जो मैंने एक दूसरा सिंपल डेरिवेशन किया था वो आपको बोर्ड में यूज करना है, ठीक। और डेरिवेशन एक बार अपने हाथ से आप जरूर घर पे कर लें। आप ये ना सोचें कि सर ने करके दिखाया और हमने एक एक स्टेप देख लिया तो हमें आ गया। कई बार ऐसा होता है कि जब आप खुद से करने बैठते हैं तो कुछ चीज़ें आपको तब समझ आती हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे लिखी गई, ये चीज़ ऐसे क्यों लिखी गई। तो कोई भी डेरिवेशन हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस डेरिवेशन को एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखें, ऑलवेज, किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और हमें, एक टाइप का क्वेश्चन हमने और नहीं किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि इमेजेस ऑफ मून एंड सन, या इमेजेस ऑफ फार ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस ऑफ फार ऑब्जेक्ट्स मतलब जो बहुत दूर हैं उनकी जो इमेजेस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, क्या उनका साइज होगा इमेज का, इन सब चीज़ों की बात हमने नहीं की है। तो यही एक लास्ट हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक बचा है। इसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, किस तरह से फार ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसको मैं समझाता हूँ। उससे पहले एक बात आप अच्छे से समझ लें कि अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, और मान लीजिए इस पॉइंट से ऐसे दो रेज आती हैं, पॉइंट से ये दो रेज आती हैं। और अगर मैं इस पॉइंट से बहुत दूर जाकर देखूं, बहुत दूर जाकर मैं देखूं, तो ये जो रेज हैं ये रेज लगभग पैरेलल लगती हैं। बहुत दूर जाने का मतलब क्या है, आप बोलेंगे अब बहुत दूर का मतलब क्या है। तो देखिए, बहुत दूर का मतलब बताता हूं। आप इन रे को ड्रॉ करते जाइए, रे समझिए या लाइन समझिए, आप इन लाइन को ऐसे ड्रॉ करते जाइए। तो अगर इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, यहां पे ये जो डिस्टेंस है दैट डी, और यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है एल, अगर आपका डी बहुत कम है कंपेयर टू एल, तो इन रेज को आप आपस में कैसा बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं। तो जो बहुत दूर से रेज आती हैं, जो रेज कहां से आती हैं, बहुत दूर से जो रेज आती हैं, उनको हम लगभग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं। ये वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सन से हमारे पास रेज आएंगी, मून से जो हमारे पास रे आएंगी, जुपिटर से हमारे पास जो रे आएंगी, वो रे आकर हमारे मिरर पर गिरेंगी। और जो हमारा मिरर होगा, जिसे हम कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, आपको मैंने बताया है कि हमारे मिरर का जो अपर्चर होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को मैंने अभी डी लिखा था, ये वो डिस्टेंस है डी। जिस डिस्टेंस पर, जिस मिरर पर रे आकर गिरनी है, मतलब रे के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये डी हो सकता है। और जो सन और मून जो है वो यहां पर है, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया एल। तो अगर ये मेरा डी बहुत कम है इस एल के कंपैरिजन में, तो ये जो रेज हैं, इन रेज को मैं क्या मान सकता हूं, पैरेलल, ठीक। अब सुनना, तो ये है हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी आप एक मिरर ले सकते हैं और इसकी इमेजेस हमको बनानी है। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक हमारी लार्ज ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज मून या सन जो भी है, और ये इसका डायामीटर है, ये इसका डायमीटर है कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए यहां एक कॉनकेव मिरर है, यहां एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, और इस कॉनकेव मिरर पे रेज आकर गिरती हैं। यहां से जो रे आती हैं, मैं ऐसा करते हैं, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम दे देता हूं ए, और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का नाम दे देता हूं बी। मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी की इमेज बनाऊंगा, वहां से मुझे पता चलेगा कि इस पूरी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। और हम मान लेते हैं ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर एंड दिस इज पोल। अब बेटा, पॉइंट ए से जो रे आ रही होंगी इस तरफ, पॉइंट ए से कितनी रे निकलेंगी, इनफाइनाइट रेज निकलेंगी। क्या सभी रे इस मिरर की तरफ आएंगी, नहीं, कुछ रे इस मिरर की तरफ आएंगी, कुछ रे ऊपर जाएंगी, कुछ रे इस डायरेक्शन में जाएंगी। तो सभी रे मिरर के पास नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ रे मिरर के पास जरूर पहुंचेंगी। अब मिरर के पास जो रे आ रही होंगी वो इस तरह से आ रही होंगी, ये मिरर के पास आने वाली रेज है, ये है इंसिडेंट रेज ऑन द मिरर। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट रेज हैं, ये इंसिडेंट रेज कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो ये रे है, ये है इंसिडेंट रेज।
अब ये जो मिरर हैं, ये जो रेज हैं, ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी और रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी। तो मैं बताता हूं। अब देखिए ये वाली रे आपस में तो पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो जो रेज आपस में पैरेलल होती हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, ये रेज कहां कट करती हैं? ये रे फोकल प्लेन में कट करती हैं। ठीक है, तो वो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि रेज आपस में अगर पैरेलल हैं तो क्या वो गारंटीड फोकस पर कट करेंगी? रॉन्ग। अगर रेज आपस में पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं तो वो फोकस पर कट करती हैं। और अगर वो आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हैं तो वो रे कहां कट करती हैं? फोकल प्लेन में कट करती हैं। फोकल प्लेन कहां होगा? मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। मान लेते हैं ये है फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन है। तो ये रेज जो हैं वो फोकल प्लेन में कट करेंगी। कहां कट करेंगे? मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए बेटा ये एंगल है अल्फा, तो ये वाली जो रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होगी, ये उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस रे पर इंसिडेंट हुई उसी पर रिफ्लेक्ट होगी अल्फा। अब जितनी भी रे होंगी ना बेटा, ये सभी रे इसी पॉइंट पर आएंगी इस तरह से। आप घर पे ड्राइंग जब बनाएं तो आप घर पे ड्राइंग स्केल यूज करके बनाएं। ये जितनी भी रेज हैं ये सभी रे कहां आकर कट करेंगी? ये सभी रेज इस पॉइंट पर आकर कट करेंगी। ऑल द रेज विल मीट एट दिस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो हमारा ए था उसकी इमेज यहां बन गई ए डैश। तो पॉइंट ए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था, उसकी इमेज कहां बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन गई। और ये एंगल अल्फा है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक मॉड एफ, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। दिस इज द मॉड एफ। और ये डिस्टेंस आएगा तो tan अल्फा का हम वैल्यू लिखेंगे। इसको मैं अगर x1 मान लेता हूं तो tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x1 अपॉन मॉड एफ। tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा तो x1 की वैल्यू हो जाएगी मॉड एफ इंटू अल्फा। सिमिलर कहानी, सिमिलर स्टोरी मैं पॉइंट बी के लिए ड्राइंग करके दिखाता हूं। अब देखिए मैं इसी में ड्राइंग करूंगा तो डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूं इस साइड में, लेकिन आप उसे इसी के साथ समझें। दोनों साइमल्टेनियस इवेंट हैं, लेकिन अगर मैं इसी में नीचे से आने वाली रे दिखाऊंगा तो ये डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। तो मैं यहां पर रे डायग्राम बना लेता हूं दूसरे पॉइंट बी के लिए। दोनों ही डायग्राम एक ही साथ आपको फाइनल देखने हैं, मतलब जब आपको ये चीज समझनी है तो इन दोनों डायग्रामों को एक साथ देखना है। तो यहां पर भी रे आकर के देंगी। तो जो ये हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहां से रे जा रही होंगी इस साइड में, तो यहां से जो रे जा रही होंगी वो कुछ एंगल बना रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो मैं मान लेता हूं ये आने वाली रेज है, ये है इंसिडेंट रेज। दीज आर द इंसिडेंट रेज। दीज आर द इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज है। क्या सिर्फ इतनी रे होंगी 4-5 जो मैंने बनाई? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होंगे, लेकिन मैं इनफाइनाइट रे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने 4-5 रे को ड्रॉ कर लिया। अब ये जो रे आकर गिर रही होंगी ये आपस में पैरेलल मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी? क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही हैं। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम मान लेते हैं लेट्स से बीटा। अब ये सभी रे किसी एक पॉइंट पर जाकर कट करेंगी और जहां ये रेज कट करेंगी वो कहां होगा? पॉइंट फोकल प्लेन में होगा। तो ये मैंने फोकल प्लेन बना लिया। दिस इज द फोकल प्लेन। तो ये जितनी भी रे हैं ये सभी रे एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। कहां कट करेंगी? फोकल प्लेन में कट करेंगी। तो मैं फोकल प्लेन में कट करते हुए दिखाता हूं। तो ये वाली जो रे जाएगी, ये रे यहां जाकर मीट करेगी, ये वाली रे यहां जाएगी, ये वाली रे यहां जाएगी, ये वाली रे यहां जाएगी, ये वाली रे यहां जाएगी। ऐसे सभी रे उसी एक पॉइंट पर जाकर कट करेंगी। और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल आल्सो बी बीटा ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ एफ। दिस इज मॉड ऑफ एफ, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड। और अगर इस डिस्टेंस को मैं बेटा x2 मानता हूं तो tan बीटा का जब वैल्यू लिखा जाएगा तो tan बीटा लिखा जाएगा x2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एफ। तो x2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मॉड ऑफ f इंटू बीटा। x2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? मॉड ऑफ f इंटू बीटा। और ये जो इमेज हुआ ये पॉइंट B का इमेज हुआ, दैट इज B डैश। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो इमेज बनी इसकी,
इमेज कहाँ बनी? इमेज इन फोकल प्लेन। तो कैसे इमेज दिखेगी, मैं इमेज बताता हूं आपकी। अब मैं एक ही डायग्राम में सारी चीज इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि डायग्राम गंदा हो जाएगा तो कुछ नहीं समझेगा हमको, तो इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूं, लेकिन सारे डायग्राम को आपको मिलाकर देखना है, एक ही में देखना है। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बन के तैयार हुई, वो फोकल प्लेन में जो इमेज बन के तैयार हुई है ऐसे, यहाँ पे कौन से पॉइंट का इमेज है? ये रहा बी डैश, ये पॉइंट बी का इमेज है बी डैश। यहाँ पॉइंट ए का इमेज है दैट इज ए डैश। और इसका जो डायमीटर आएगा, दैट डायमीटर, इस डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2। तो इस डायमीटर का जो वैल्यू आएगा, दैट डायमीटर, दैट इज डायमीटर ऑफ इमेज। तो डायमीटर ऑफ इमेज का जो वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा मॉड ऑफ f इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हुआ आपका इमेज का डायमीटर। ये सबको याद रखना है। अब इसको देखो कैसे और याद रखते हैं, और भी इसके याद रखने का तरीका बता, मतलब ये आपको याद रखना है, इसमें फर्दर और कैसे कैलकुलेशन वो पूछ लेते हैं हमसे, वो मैं बताता हूं। तो इतना आप लिख लें, फिर मुझे इन सभी डायग्राम को हटाने की जरूरत पड़ेगी। लिख लिए, ठीक। मुझे सभी डायग्राम को हटाना है। फिर से मैं आपको अल्फा बीटा को मैं थोड़ा और समझाऊंगा। अब सुनना, अब सुनिए, अल्फा बीटा को मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं। तो ये है हमारा मिरर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अब ये अल्फा बीटा क्या है? तो आप ऐसा करिए, जो हमारा ये इसका मान लेते हैं पोल है, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से दिस इज द पोल एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं पॉइंट ए को यहां से एक लाइन से ज्वाइन करके देखूं, एक लाइन से, एक लाइन से अगर इस पॉइंट ए को मैं ज्वाइन करके देखूं यहां पे ऐसे, और बहुत दूर है वो पॉइंट ए, तो ये वाला जो एंगल है जो हमने पिछले बार बनाया था, ये एंगल अल्फा, मतलब यहां से जितनी भी आने वाली रेज थी वो इसी लाइन के पैरेलल थी। मतलब ऐसे आप बहुत सारी रे इमेजिन कर सकते हैं। दीज वर द इंसिडेंट रेज, दैट एंगल इज अल्फा, दीज आर द इंसिडेंट रेज कमिंग थ्रू द पॉइंट ए, कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। जितनी भी रेज है ये पॉइंट ए से आने वाली रेज है। अब मैं डायग्राम हटा रहा हूं क्योंकि मेरा डायग्राम गंदा हो जाएगा। अब मैं आपको नीचे वाले पॉइंट बी के बारे में बात करता हूं। पॉइंट बी से जो रेज होंगी आने वाली रेज, आप ऐसा करिए, आप इस पॉइंट बी को उस पोल से ज्वाइन करके देखिए, एक लाइन से आप ज्वाइन करके देखिए। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है बीटा। तो यहां से जो आने वाली रेज होंगी वो सभी रेज इसी लाइन के पैरेलल होंगी। किस तरह आप उन लाइन को देख सकते हैं? आप इन लाइन को इस तरह से देख सकते हैं जो इसके पैरेलल हैं और जो बी से आ रही हैं। अब देखो, अब आप देखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये अपर्चर है ना, ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है। एटलीस्ट इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मतलब जो रे यहाँ आ रही है उसको लगभग आप यहाँ भी मान सकते हैं, और उसको लगभग आप यहाँ भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ये जितनी भी रे हैं ये बहुत दूरी में स्प्रेड नहीं है, बहुत कम दूरी में ही ये स्प्रेड हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अपर्चर साइज है वो बहुत स्मॉल है। मैं इनको हटा दूंगा क्योंकि मेरा डायग्राम गंदा होगा। अब आप ध्यान से देखो कि जो ये अल्फा प्लस बीटा है, ये जो टोटल एंगल है अल्फा प्लस बीटा, ये कौन है? ये है एंगल सबटेंड बाई दिस फार ऑब्जेक्ट ऑन द पोल या फिर ऑन द मिरर। इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि जो भी हमारी फार ऑब्जेक्ट है इसने कितना एंगल सबटेंड किया। तो कितना एंगल सबटेंड किया उसने? अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात सुनना मेरी, अब ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं अलग से दिखाता हूं, यहां दिखाते हैं। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं L। तो ये कौन हो गया? जैसे अगर मान लो ये मून है तो मून का अर्थ से डिस्टेंस हो गया। ये अगर मून है, ये मिरर कहाँ है? हमारा अर्थ पर। और ये कौन है? मून। तो ये कौन हुआ? मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। अगर ये सन है तो क्या हुआ? मून और सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस हो गई इस मिरर के बीच में। मिरर कहाँ रखा गया है? धरती पे रखा गया है, और ये वो फार ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है, ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो इस डायमीटर को मैं आर्क लेंथ की तरह लिख सकता हूं, D इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू L।
और इस एल को क्या मान सकता हूं मैं, रेडियस। ये कौन हो जाएगा आपका आर्क लेंथ। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डी अपॉन एल। तो आपके जो इमेज का डायमीटर हमने जो लिखा था यहाँ पे, वो क्या लिखा था, मॉड ऑफ एफ इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एफ। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई एल। और डी कौन है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चाहे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं और चाहे वो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको ये याद होना चाहिए। अब जैसे सवाल में दिया जाता है कि एंगल मान लीजिए 2 डिग्री है, और देखो एंगल 2 डिग्री दे दिया आपको, और बोल दिया कि जो हमारा डायामीटर है, जो हमारी दूरी है, जो ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दे दिया आपको मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, एंगल दे दिया मान लीजिए आपको 2 डिग्री, और आपसे इमेज का डायमीटर पूछ लिया। या फिर वो क्या करेगा, वो इस फॉर्मूले में यूज करवाएगा। कैसे, बोलेगा कि देखो मून का डायमीटर इतना है, मून की दूरी इतनी है, और फोकल लेंथ मिरर की इतनी है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो इमेज बनी उसकी, उसका डायमीटर क्या होगा। ठीक, ठीक है। अब हम इस चैप्टर का नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं, और उस नए सेक्शन का नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक, अब सुनिएगा। तो देखिए रिफ्रैक्शन ने, बताते हैं, रिफ्रैक्शन। तो पहली बात, रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना का नाम है। रिफ्रैक्शन किसका नाम है, एक फिनोमेना का नाम है। और जो ये रिफ्रैक्शन वाला हमारा फिनोमेना है, ये किस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जब हमारी लाइट रे एक मीडियम से, ये मान लेते हैं मीडियम 1 है, और ये मान लेते हैं मीडियम 2 है। ये है आपका मीडियम 1 और ये है आपका मीडियम 2। ये दो डिफरेंट मीडियम है, एंड दिस इज द बाउंड्री। ये हमारी कौन है, ये हमारी बाउंड्री है। तो जब हमारी लाइट रे मीडियम 1 में से ट्रेवल करते हुए आती है और वो मीडियम 2 में जब चली जाती है, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप याद करिए, रिफ्लेक्शन किसको कहते थे, जब रे मीडियम 1 से आती थी और वापस उसी मीडियम में लौट जाती थी, उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते थे। और मीडियम 1 में से आते हुए बाउंड्री को क्रॉस करके अगर रे मीडियम 2 में चली जाए, उस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, अब जब ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, तो देखिए ऑप्टिक्स फिजिक्स का बहुत पुराना ब्रांच है, मतलब इसके बारे में लोग बहुत पुराने टाइम से पढ़ते हैं। तो लोग जब इस चीज को पढ़ा करते थे, तो जैसे मीडियम 1 हो गया मान लो हवा, और मीडियम 2 मान लो पानी, सबसे आसान केस। तो लोगों ने क्या देखा, लोगों ने ये देखा कि जब रे यहाँ पर आकर, लाइट रे यहाँ पर आकर गिरती थी, लाइट बीम जब यहाँ आकर गिरती थी, तो वो सीधे नहीं जाती थी, वो सीधे नहीं जाती थी। ये ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन। या तो वो इधर चली जाती थी, मतलब इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है यहाँ का। ये है आपकी इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, टर्मिनोलॉजी है। और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जैसे वहां पे रिफ्लेक्टेड रे होती थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला जो एंगल होता है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर है, वो आई के बराबर नहीं होता है, या तो उससे ज्यादा हो जाता है या उससे कम हो जाता है। और आई और आर बराबर सिर्फ एक ही केस में होते हैं, जब आई 0 होता है। अदरवाइज आई और आर लोगों ने हमेशा अलग अलग पाए। जैसे इस वाले केस में देखा आर ज्यादा हो गया, कभी लोगों ने ऐसा भी देखा, लोगों ने ऐसा भी देखा कि ये एंगल हमारा आई है, और आप चाहते, आप मतलब रे को जाना तो सीधे था, लेकिन रे सीधे नहीं गई, रे इस तरफ मुड़ गई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की जो वैल्यू है वो आई से कम है, ऐसा लोगों ने ऑब्जर्व किया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऐसे टॉर्च लीजिए, जो लेजर जो आती है, जो मेले में 30 रुपए की रेड कलर वाली जो लेजर आती है, उसको ऐसे आप पानी में डालिए, आपको ये दिखेगा। ठीक है ना, पानी में डालिए, ऑयल में डालिए, तो डिफरेंट आपको या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा, दोनों में से एक फिनोमेना जरूर दिखेगा। तो पानी में अगर डालेंगे ना, तो ये दिखेगा आपको। ऑयल में भी डालोगे, क्योंकि बाहर तो हवा है, तो आपको यही दिखेगा। क्यों यही दिखेगा, उस पर बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि सीधे रे नहीं गई, रे बेंड हो गई, और इस बात को लोग बहुत पुराने टाइम से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब
लोगों के सामने प्रॉब्लम ये थी कि इसको एक्सप्लेन किया जाए कि ये फिनोमेना ऐसे क्यों हो रहा है, एंगल क्यों घट रहा है या फिर एंगल क्यों बढ़ रहा है। दूसरा बात, एंगल कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, इन सब क्वेश्चन का आंसर लोगों को देना था। तो पहले क्या था, पहले जो ये लाइट थी, इस लाइट के बारे में बहुत डिबेट चली है कि इसको एज ए पार्टिकल माना जाए या इसको एज ए वेव माना जाए। कभी कभी वेव मॉडल को लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया है और कभी कभी पार्टिकल मॉडल को लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। बाद में जाकर फिर कुछ और ही कंक्लूड होता है, अंत में 1900 का जब टाइम आएगा तब कुछ अलग ही कंक्लूड होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसमें पार्टिकल वाली भी कैरेक्टरिस्टिक हैं और इसमें वेव वाली भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। मतलब दिस इज समथिंग एल्स अदर देन पार्टिकल एंड वेव, समथिंग एल्स, समथिंग न्यू। अगर आप इसे पार्टिकल और वेव को मिलाकर बोलना चाहें तो इसे वेविकल नाम दे सकते हैं। वेविकल एक ऐसी थर्ड चीज जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, वेव को भी और पार्टिकल को भी। तो ये कंक्लूजन होता है 1900 में आके कि भाई इसमें तो ये भी प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी है। उससे पहले लोग किसी एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन रहते थे। तो कभी कोई सब एक्सपेरिमेंट जब पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता था तो लोग सोचते थे नहीं नहीं ये पार्टिकल है। जब कोई एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को सपोर्ट करता था तो लोग कहते थे नहीं नहीं ये तो वेव है। फिर बाद में जाके समझा कि नहीं नहीं ये दोनों, मतलब दोनों ही गुण इसमें हैं, दोनों ही नेचर इसका है, दोनों ही नेचर इसका है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री वाले पॉइंट की बात करता हूं। तो न्यूटन जो था, न्यूटन और हाइजन, न्यूटन सपोर्ट करता था पार्टिकल मॉडल को और न्यूटन ने अपना न्यूटन्स लॉ दे चुका था, तो न्यूटन बहुत फेमस हो गया था उस टाइम पे। तो न्यूटन पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता था, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग उस टाइम पे पार्टिकल मॉडल को ही सपोर्ट करते थे न्यूटन के टाइम पे। लेकिन हाइजन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो वेव नेचर को सपोर्ट करता था। हाइजन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। हाइजन ने बहुत अच्छा काम किया, हम पढ़ेंगे। वेव फ्रंट नाम की एक चीज हाइजन ने बताई थी। तो हाइजन वेव नेचर को सपोर्ट करता था। अब पता कैसे चलेगा, तो था क्या, मैं आपको न्यूटन वाली कहानी बताता हूं। तो न्यूटन इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करता था, न्यूटन रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करता था, क्योंकि न्यूटन पार्टिकल मॉडल को सपोर्ट करता था। तो न्यूटन इनके बारे में कैसे बातें करता था वो बातें आपको समझाता हूं। तो न्यूटन कहता था कि देखिए, पहले मैं रिफ्लेक्शन की बात कर देता हूं। तो न्यूटन कहता था कि देखिए, जो हमारी लाइट है ना, वो बहुत सारे इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है, बहुत स्मॉल पार्टिकल। ठीक। और जब वो पार्टिकल यहाँ पे, जब ये लाइट रे चल के आती है, मतलब वो पार्टिकल चल के आते हैं और पार्टिकल इससे इलास्टिक कोलिजन करते हैं। पार्टिकल कैसा कोलिजन करते हैं, इससे इलास्टिक कोलिजन करते हैं। और आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब इलास्टिक कोलिजन होती है, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो न्यूटन ने बोल दिया, न्यूटन बड़ा फेमस आदमी था कि भाई ठीक है, बड़ा आदमी बोल रहा है तो लोगों ने माना, चलिए बहुत बढ़िया भाई। फिर न्यूटन से पूछा गया कि चलो भाई बताइए I=R कैसे होते हैं, तो उसने बता दिया। कैसे बता दिया कि भाई ये पार्टिकल से मिलकर बना है और इलास्टिक कोलिजन होता है और इलास्टिक कोलिजन में एंगल बराबर होते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया। फिर लोगों ने बोला कि सर इसको भी समझाइए, रिफ्रैक्शन को। तो न्यूटन ने ये भी समझाया। न्यूटन ने कैसे समझाया रिफ्रैक्शन को, वो भी सुनना। तो न्यूटन क्या कहता था, हम एयर और वाटर की ही बात करेंगे। ये एयर है और ये है वाटर। न्यूटन क्या कहता था कि भाई देखो, ये पार्टिकल जो हैं, पार्टिकल ऐसे चल के आ रहे हैं, इस बार पार्टिकल को कोलिजन करके वापस नहीं लौटना, इस बार पार्टिकल को इस दूसरे मीडियम में जाना है। तो न्यूटन कहता था कि जो ये पार्टिकल चल के आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो उसने बोला कि देखो, जब पार्टिकल यहां पहुंचा, इस सरफेस के पास जब हमारा पार्टिकल पहुंचा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे। कि भाई बिल्कुल थे। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल था और पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट था वो वर्टिकल था। ऐसा न्यूटन ने कहा, भाई चलो ठीक है, चल के आ रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कभी एंगल कम हो जाता था और कभी एंगल ज्यादा हो जाता था। तो पानी वाले को उन्होंने कैसे समझाया, एयर वाटर को उन्होंने कैसे समझाया, उन्होंने बोला
कि जब ये लाइट वाले पार्टिकल जब इस पानी के पास गए ना, तो पानी ने इनको अट्रैक्ट कर लिया। जब पानी ने इनको अट्रैक्ट कर लिया तो इनका जो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ गया। और उसने बोला कि जब अट्रैक्ट किया तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ गया, तो इस बार जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज द वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। और बोला कि देखो अब आप नेट वेलोसिटी जब आप लिखेंगे तो जो नेट वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो कुछ कम एंगल पर आएगा। देखो दिस इज द नेट वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर एंटरिंग इन दैट मीडियम। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया जब वो यहां पर आया। तो उन्होंने बोला तो उसके हिसाब से ये जो एंगल है वो कम हो जाना चाहिए। तो बोले एक्सपेरिमेंट में कम हो रहा है, मेरे हिसाब से कम हो जाना चाहिए है, लेकिन उसके हिसाब से ये जो फाइनल वेलोसिटी है दैट वी फाइनल, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, उसको राइट से ही बनाते हैं। ये जो इनिशियल वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो न्यूटन के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आना चाहिए किसके कंपैरिजन में, इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में ये ज्यादा होना चाहिए इनिशियल के कंपैरिजन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब यही वो चीज है जो इस न्यूटन को गलत प्रूफ करेगी। अब उस टाइम पे हाइजन ये कहता था कि भाई स्पीड ज्यादा नहीं आएगी, स्पीड कम आएगी, लेकिन न्यूटन फेमस था तो न्यूटन की बात सुनी जाती थी। तो न्यूटन ने बोला कि अट्रैक्ट होगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो बोला कि देखो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो बोला देखो वी वाई बढ़ गया तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसलिए ये वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, एंगल कम आ जाएगा। ऐसा न्यूटन कहता था। ठीक, अब तो कुल मिला के अब बात यहां पहुंच गई कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके ये बता दे कि लाइट की स्पीड इसमें मीडियम में पहले से ज्यादा होती है या पहले से कम होती है, तो इस न्यूटन वाली बात की वैलिडिटी हो जाएगी कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बाद में एक्सपेरिमेंट हुए, उस टाइम पे लाइट के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए स्पीड के, या हुए भी तो उतने एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। सबसे पहला एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया था रोमर ने किया था, उसका लगभग 50%, जो अभी का हम वैल्यू जानते हैं उसके 50% एरर में उसका आंसर आया था, मतलब उसके आंसर में 50% एरर थी। तो जब बाद में जब ये बात सब आके 1800-1900 में आके अब ये सारी बातें कंक्लूड होंगी, जब अब न्यूटन तो 1600 का आदमी आए और चले गए भाई साहब, हाइजन भी उसी टाइम के आदमी है, आए और चले गए। तो 1800-1900 वाला जब टाइम आएगा तब ये बात लोगों को पता चलेगी कि जो स्पीड जो है वो पानी में स्पीड ज्यादा नहीं होती, पानी में स्पीड कम होती है। इसका मतलब न्यूटन तो गलत बोलता था, सही कौन बोलता था, हाइजन। इसलिए फिर हाइजन की थ्योरी को एक्सेप्टेंस मिला और न्यूटन वाली इन बातों को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसलिए इनको मतलब उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह मालूम होना चाहिए कि साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे लोगों ने अपने अपने आर्गुमेंट दिए। ठीक, तो ये रिफ्रैक्शन का पूरा कहानी है। तो हमें ये पता चला कि जो स्पीड होती है पानी में वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। इसका मतलब न्यूटन वाली बात का कोई अब मतलब नहीं रह गया कि स्पीड ज़्यादा होगी एंगल कम होगा। ये बात जस्टिफाई नहीं कर पा रही किसको, स्मॉल एंगल को, क्योंकि न्यूटन के हिसाब से स्मॉल एंगल तब होना चाहिए जब स्पीड अंदर क्या होगी, ज़्यादा, लेकिन स्पीड अंदर क्या होती है, कम। मतलब न्यूटन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई जरूरी है एक आदमी हर चीज़ का जवाब जानता हो, नहीं जानता। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तो फिर कैसे इसकी सारी बातें होती हैं, तो देखिए वो समझाते हैं। तो लाइट का वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर जो है, मतलब लाइट जो हमारी एक लाइट जो है, इसका जो वेव नेचर है, वेव नेचर इस बात को बताता है कि जो ये एंगल है ना, ये एंगल कम आएगा और स्पीड क्या आएगी, कम आएगी। वेव नेचर एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन होगा, जब आपको हाइजन हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, और एक प्रूफ और होता है, पर अच्छा बात करते पहले सुनिए। तो मान लेते हैं ये लाइट रे है एंड दिस इज द मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, और लाइट रे यहां पर आकर इंसिडेंट होती है और ये है हमारा लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो होता है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से। अब या तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो मैं कोई एक सिंबॉलिक डायग्राम बना देता हूं। अब मैं अगर नजदीक बनाऊंगा तो आप बोलेंगे नजदीक क्यों बना दिया,
और मैं दूर बनाऊंगा तो आप बोलेंगे दूर क्यों बना दिया। अरे तो कुछ तो आदमी बनाएगा ना भाई। अगर मैंने ऐसे बना दिया, मान लो ऐसे बना दिया, कुछ लोग बोलेंगे नजदीक क्यों बना दिया। चलो ठीक है भाई, ये नहीं बना रहे, मान लो मैंने दूर बना दिया, तो आप बोलेंगे अब दूर क्यों बना दिया। अरे तो आदमी कुछ तो बनाएगा ना यार। तो मैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं, मैं उस लार्ज और स्मॉल पर एम्फेसाइज नहीं करूंगा, मैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं। तो लेट्स से यही एक सिंबॉलिक डायग्राम बना दिया मैंने, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। ठीक, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रिलेशन पाया जाता है, जिस रिलेशन को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ पे जाने से पहले मैं एक चीज बताता हूं। तो जो हमारा मीडियम होता है, इन मीडियम के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जिस पैरामीटर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक नया शब्द आएगा आपके जीवन में अब, उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ऑफ एन मीडियम, ऑफ ए मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in that medium. Speed of light in vacuum upon speed of light in that medium. अब जो उस मीडियम में लाइट का स्पीड होता है अपना, वो लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी सभी मीडियम में जो स्पीड होता है वो वैक्यूम से कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। और अगर हमारा वो मीडियम वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम, आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम, ये होगा 1। तो हमारी जो एयर होती है, उस एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.0001। लेकिन हम बोलते हैं कि इतना थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, इतने कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बोलते हैं एयर के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना इस्तेमाल करना, 1। क्यों? क्योंकि वो बहुत थोड़ा ही तो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एयर के लिए भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, 1। अब यहाँ पे दो शब्द यूज किए जाते हैं, और उन शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, वो बहुत कंफ्यूजिंग शब्द हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। तो किन्हीं दो मीडियम को ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयरर का टैग मिलता है। ये रिलेटिव टर्म है। ये कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है। ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। ये कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है। अब देखिए कैसे इसकी बात होती है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मान लो हमारा मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं म्यू। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, म्यू। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अगर ज्यादा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 से, मान लीजिए सेकंड मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम 1 से, तो मीडियम 2 को बोला जाएगा ऑप्टिकली डेंसर और मीडियम 1 को बोला जाएगा ऑप्टिकली रेयरर। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको ऑप्टिकली डेंसर, और जिसके कंपैरिजन में ज्यादा है उसको बोला जाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो और मैं जो बोल रहा था कंफ्यूजिंग ये है कि ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर का डेंसिटी से कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन विद डेंसिटी, नो रिलेशन विद डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, जिसका यूनिट आप पढ़ते हैं केजी पर मीटर क्यूब, नो रिलेशन विद डेंसिटी। इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, ठीक है ना। और ये जो मैं कौन सी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं यहां साइड में यूनिट लिख देता हूं,
कौन सी डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं? इसकी मैं बात कर रहा हूं जिसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। नो रिलेशन, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्टिकल लेंस शब्द एक अपना अलग मतलब रखता है और ये डेंसिटी शब्द एक अपना अलग मीडियम मतलब रखता है। इस डेंसिटी शब्द को इसके डेंसिटी शब्द के से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अब सुनना। तो ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मुझे बताइए अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यहां पे देखिए, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू का फॉर्मूला कौन है? सी अपॉन वी। वी कौन है? लाइट का स्पीड इन दैट मीडियम। तो अगर मैं v लिखूं तो v कितना आ जाएगा? c बाई म्यू। तो अगर किसी मीडियम का म्यू ज्यादा है, अगर किसी मीडियम का जो म्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वो ज्यादा है, इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। तो पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। तो म्यू फॉर वाटर, याद रख लीजिएगा, म्यू फॉर वाटर दैट इज 4/3। ठीक है, इसका मतलब पानी में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, चलिए नीचे लिखते हैं, यहां लिखते हैं, इसको हटाते हैं। तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो मैं आपसे पूछूंगा कि फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो v आएगा वो आएगा c बाई म्यू। तो v का वैल्यू है, c कितना है? 3 × 10⁸ और म्यू का वैल्यू कितना है? 4/3। तो ये आया 9/8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड होगा किसका? लाइट का, किसमें? वाटर में। ठीक, तो जितना ज्यादा म्यू होगा उतनी कम स्पीड होगी, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अब बात आती है कि जो ये एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, एंगल आई और जो एंगल आर है, इसमें क्या रिलेशन होता है? तो अगेन, अच्छा पहले मैं रिलेशन बताता हूं, प्रूफ की बात बाद में करेंगे। तो उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि मान लीजिए ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, पहले एक नॉर्मल बना लीजिए और नॉर्मल वहां बनाइए जहां से लाइट रे गुजर रही है। तो ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे आर। अब इन एंगल में एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन स्नेल नाम के आदमी ने ढूंढा था और उसने रिलेशन बताया कि देखिए जो रिलेशन होता है वो होता है μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। दिस इज द रिलेशन। मतलब जब जब रिफ्रैक्शन होगा तब तब ये रिलेशन फॉलो होगा। अब चाहे वो रिफ्रैक्शन किसी भी सरफेस पे हो और चाहे वो रिफ्रैक्शन किसी भी तरह की वेव का हो, सभी का, एक्स रे हो, गामा रे हो, रेडियो वेव हो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एनी काइंड ऑफ रे, सभी रे का जब जब रिफ्रैक्शन होगा हमेशा यही इक्वेशन फॉलो होगी या यही लॉ फॉलो होगा। और यहां पर μ1 μ2 कौन होंगे? उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। और I और R कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सुनना मेरी बात, अब इसके डेरिवेशन की बात थोड़ा बाद में करेंगे, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बात कर लेता हूं। सुनिएगा, तो मान लेते हैं अगर बेटा मान लो μ1 μ2 बराबर हुए, μ1 μ2 बराबर हुए तो I इक्वल टू क्या होगा? मतलब रेस सीधे निकल जाएगी, डेविएट नहीं होगी। ठीक, लेकिन मान लो इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मान लो इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, जो हमारा सेकंड मीडियम है μ2 वो ज्यादा है अगर μ1 से, तो यहां पे देखिए, तो ये वाला जो एंगल था ये एंगल था I और ये एंगल था R। तो सुनो ध्यान से, अगर आपका μ2 ज्यादा है μ1 से, इसका मतलब साइन R छोटा होगा साइन I से।
इसका मतलब जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा आर, वो छोटा आएगा किससे, आई से। इसका मतलब रे किधर झुकेगी, नॉर्मल की तरफ दिखेगी। इसका मतलब रे विल वेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए उसको बताता हूं, सुनो। इस रे को जाना तो सीधे था बेटा, इस रे को जाना तो सीधे था, लेकिन ये रे सीधे नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, रिफ्रैक्शन के कारण। तो रे किधर झुकी, रे नॉर्मल की तरफ झुकी। क्यों झुकी, क्योंकि रे जो चल के गई वो डेंसर मीडियम में चल के गई। इसको बोलेंगे डेंसर और इसको बोलेंगे रेयरर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जब रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then ray will bend, then ray will bend towards normal। ये की लाइन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज फॉरएवर, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले केस की, दूसरा केस कौन है कि मान लो हमारा म्यू2 बड़ा नहीं है, म्यू2 छोटा है। तो इफ म्यू2 इज लेस देन म्यू1, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा म्यू2 छोटा है और म्यू2 छोटा है और म्यू1 बड़ा है। तो अगर म्यू2 छोटा है तो साइन आर को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन को इसके बराबर आना है। तो अगर म्यू2 छोटा हो गया तो साइन आर बड़ा होगा साइन आई से, इसका मतलब आर बड़ा होगा आई से। और आर बड़ा होगा आई से, इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा लगेगा देखने में, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, और ये है नॉर्मल, और ये है लाइट रे। लाइट रे को ज़्यादा तो सीधे था, लेकिन रिफ्रैक्शन कारण सीधे नहीं जा पाई, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो एंगल है आर ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, आई के कंपैरिजन में। ठीक, इसका मतलब ये आपका कौन हुआ, डेंसर मीडियम, क्योंकि म्यू1 ज़्यादा है, और म्यू2 कौन है, रेयरर मीडियम, क्योंकि उसका म्यू2 कम है। इसका मतलब व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू rarer medium, then ray will bend away from normal। मतलब इस बार नॉर्मल की तरफ नहीं झुकेगी, इस बार रे जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो देखो रे को जाना इधर था, लेकिन इस बार वो नॉर्मल की तरफ नहीं झुकी, नॉर्मल से दूर की तरफ चली गई। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। भैया हेलो, अरे भैया